अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पानी की लपेट में आए घरों की छतों पे मदद को पुकारती आवाजें, डूबते मवेशियों की बेबसी और कच्ची गलियों में कीचड़ से लिथड़ी हुई बच्चों की चप्पलें। पंजाब के लिए यह मंजर कोई दूर की कहानी नहीं, आज का कड़वा सच है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक सैलाब के बायस 20 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 73,000 से ज्यादा लोग इस सैलाब से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। कुल 1,769 इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और 4.5 लाख अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया गया है। अब दरियाई शनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने लहरों को धाड़ता हुआ चिन्योट तक पहुंचा दिया है, जहां 8,17,000 क्यूसेक के करीब का रेला सामने आया है। दूसरी तरफ दरिया रावी ने शादरा पर 2,13,000 क्यूसेक के बहाव के साथ बस्तियों की बस्तियां उजाड़ डाली हैं। रिहायशी सोसाइटीज डूब गई हैं, घरों, फैक्ट्रीज बल्कि कब्रिस्तान तक में पानी घुस आया है। कमालिया में लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। रिनाला खुर्द में हेड बलोकी के नज़दीक दर्जनों देहात पानी में घिरे हुए हैं। रंगपुर के 28 देहात कट कर रह गए हैं। पिंडी भटिया के कई इलाके डूब गए हैं। गुजरात और जलालपुर भटिया में भी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। झंग में 3 मकामात पर रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ाकर पानी का दबाव कम करने की कोशिश की गई है, जबकि बड़े रेले के त्रेमो हेड तक पहुंचने की पेशबंदी की जा रही है। यह सब कुछ सिर्फ आदादो शुमार नहीं, ये घरों के उजड़ने, रोजगार के डूबने और उम्मीद के बिखरने की कहानी है। रिलीफ और रेस्क्यू की सतह पर रियासती मशीनरी हरकत में है। फौजी और सिविल इदारे सैलाब ज़दगान की मदद को मैदान अमल में मसरूफ हैं। हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करते राशन बैग्स और मेडिकल कैंप्स में एंटी डायरिया अद्वियात और टीकों की फराहमी, ये सब इस बात का सबूत हैं कि इंसानी जान बचाना रियासत की पहली तरजीह है। और आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग ली और अक़लियतों बिलखुसूस सिख बरादरी के मजहबी मकामात की असल हालत में बहाली की यकीन दहानी कराई। ये पैगाम अहम है कि बहरान में सबसे पहले इंसान और उसका वक़ार मुकद्दम रहता है। बहरहाल सवाल यह है कि जब हर साल दरिया मानसून में बिफरते हैं तो फिर नुकसान इस कदर वसी क्यों होता है? सीधा जवाब यह है कि कुदरती आफत के साथ हमारी अपनी गलतियाँ भी इसमें बहकर सामने आती हैं। अब दरिया सदियों से अपने रास्ते तराश रहे हैं, उनके साथ वसी फ्लड प्लान यानी फैलाव के मैदान होते हैं, जहाँ ऊँचे बहाव के दिनों में पानी आर्जी तौर पर फैलकर दबाव कम करता है। जब हम उन्हीं जो फ्लड प्लान्स पर गैर कानूनी या गैर मनसूबाबंदी वाली तामीरात खड़ी कर देते हैं, रिहायशी सोसाइटीज़, गोदाम, फैक्ट्रीज़, ईंटों के भट्टे और कच्ची जो बंद है वो तामीर करते हैं, तो दरिया के सांस लेने की जगह छिन जाती है। नतीजा ये निकलता है कि बहाव की गुजरगाह तंग हो जाती है, पानी की रफ्तार और सतह बढ़ती है, दबाव बंदों पर मुर्तकिज़ होता है और ज़रा सी कमज़ोरी बड़े शगाफ में बदल जाती है। ये वो लम्हा होता है जब पानी अपने कुदरती हक की वापसी पर उतर आता है और बस्तियों के अंदर से अपना रास्ता निकालता है। ये गैर कानूनी तामीरात फ़कत दरिया के किनारों पर नहीं होती, शहरों के अंदर नालों और कुदरती नकासी के रास्तों पर भी तजावुज़ात की भरमार है। जब बरसाती पानी के जो तख्लीकी बहाव है उस पर दीवारें उठा दी जाएँ, नालों को पिलर्स, पार्किंग या गैर मजाज कमर्शियल ढांचों से बंद कर दिया जाए, तो बारिश मामूली से कुछ ज़्यादा हो भी तो सैलाब जन्म लेता है। और जब दरिया एक साथ चढ़ाई करे तो ये शहरी सैलाब जो दरियाओं के साथ है वो मिलकर तबाही को कई गुना बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। कानूनी पहलू से देखा जाए तो दरिया के दोनों किनारों पर एक नो कंस्ट्रक्शन जोन होना चाहिए, लेकिन अमली सूरत हाल में सियासी सरपरस्ती, कमज़ोर नफाज और अदालती स्टे ऑर्डर्स के दबाव ने बरसों में फ्लड प्लेन को कागजी कायदों तक महदूद कर रखा है। नतीजतन ऐसे ढांचे वजूद में आए हैं जो मामूली तोग़यानी का भी बोझ नहीं उठा सकते। बहरहाल दरिया के रास्ते में खड़े होकर हम जीत नहीं सकते। जब हम फ्लड प्लेन पर ईंट रखते हैं तो अगले मानसून में दरिया हमारे दरवाजे पर सवाल करने आता है कि तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका। अगर आज हम गैर कानूनी तामीरात की सरकूबी, साइंसी जोनिंग और इंसान दोस्त बहाली के साथ नई इब्तदा करें तो कल वही दरिया जो आज हौलनाक लहरों में हमें आजमा रहा है, हमारी ज़मीनों को सैराब भी करेगा, हमारे शहरों को महफूज भी रखेगा। वरना आदाद शुमार बदलते रहेंगे। 20 जानें आज दुनिया से रुखसत हुई हैं तो खुदा न खास्ता कल इससे ज़्यादा जानें सैलाब की नज़र हो सकती है और फिर कहानी वही रहेगी कि हमने दरिया से सबक ना सीखा, उसने हमें याद दिलाया है। अब इस वक्त दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जहाँ इंतहाई बुलंद सतह के सैलाब का सामना है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये तीनों दरिया जनूबी पंजाब में एक दूसरे से मिलकर जनूबी पंजाब में दाखिल हो चुके हैं और फिर यही सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो सकता है। दरियाए झेलम, चनाब और रावी वो बड़े दरिया हैं जो मानसून की शदीद बारिशों और पहाड़ों से बर्फ़ के पिघलने के नतीजे में गैर मामूली मिकदार में पानी से भर जाते हैं। जब इन तीनों के बहाव में बैक वक्त इजाफा होता है
तो ये जनूबी पंजाब के लिए एक बड़ा खतरा साबित होता है। इन दरियाओं के पानी पर अगर काबू ना पाया जा सके तो इसके असरात सिर्फ मकामी सतह तक महदूद नहीं रहते, बल्कि मुल्क के दीगर खत्ते भी मुतासर होते हैं, क्योंकि ये दरिया अपने कुदरती रास्तों में मुख्तलिफ मकामात पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसलिए जब उनके रेले आपस में यकजा होते हैं तो दबाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर इस दौरान भारत भी अपने डैमों और बैराजों से पानी छोड़े तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाती है। ऐसी सूरत में जनूबी पंजाब के वसी इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। ज़रूरी ज़मीनें जिन पर किसान साल भर की मेहनत और सरमाया लगाते हैं, चंद घंटों या दिनों में तबाह हो जाती हैं। गंदम, कपास, चावल और गन्ने जैसी बुनियादी फसलें पानी में बह जाती हैं, जिससे किसान तबका बदतरीन माली नुकसान उठाता है। इसके साथ मुल्क भर में अजनास और खुराक की कमी पैदा हो जाती है। दूसरी जानिब सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। आलूदा पानी पीने और गंदे माहौल की वजह से हैज़ा, डायरिया और दीगर वबाई अमराज तेज़ी से फैलने लगते हैं। पहले ही वसाइल की कमी का शिकार अस्पताल और तिबी मराकज़ मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते और यूँ ये सूरत हाल इंसानी अलमियाँ इख्तियार कर लेती है। सैलाब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुँचाते हैं। सड़कें टूट फूट जाती हैं, पुल बह जाते हैं, आमदोरफ्त का निज़ाम मुअत्तल हो जाता है, बिजली और पीने के पानी की फराहमी रुक जाती है, जबकि तजारती सरगर्मियाँ बंद होकर माशी बहरान पैदा करती हैं। अब सूरत हाल इसलिए संगीन है कि जनूबी पंजाब से गैर मामूली रेला अगर आगे बढ़ता है तो फिर सिंध के नशेबी इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कोई काउंटर स्ट्रैटेजी हो सकती है? इस वक्त डॉक्टर वकार अहमद एनवायरमेंटलिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जनूबी पंजाब की जानिब। लगता है कि ये रेला सैलाबी रेला बढ़ रहा है और फिर जनूबी पंजाब के रास्ते सिंध तक जा सकता है। इसके लिए पेशबंदी भी की जा रही है। वहाँ पर वफाकी वज़रा जो सूबाई वज़रा है सिंध के, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टास्क भी डेलीगेट कर दिए गए हैं। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है अभी जो इंटेंसिटी है कि जनूबी पंजाब से टकराता हुआ सिंध तक पहुंचेगा और वहाँ पे भी तबाही मचा सकता है? जी देखिए जो जिस लेवल का ये सैलाब इस वक्त है, तो ये खासा इसका इम्कान है कि सिंध में भी इसका नुकसान होगा। और दरअसल ज़रूरत इस बात की है कि चूंकि ये जो नशीबी इलाके हैं, जो दरिया के साथ इलाके हैं, कच्चे के इलाके हैं, उनको तो फौरी तौर पे खाली कर देना चाहिए। बल्कि कच्चे के साथ जो एडजेसेंट जो इलाके हैं, उनको भी जो है वो खाली करना चाहिए। बंद जो पुश्ते हैं, बंद हैं, उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और ये है कि अब फौरी तौर पे इसका जो है वो हाई अलर्ट सिचुएशन तो है, इस वक्त ऑलरेडी है सिचुएशन। लेकिन ये कि इसकी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत सख्त ज़रूरी है कि सैलाब जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, और वो क्या वो जो जो खतरनाक सूरत हाल है वो ये है कि कहीं वो बंद क्रॉस ना करे। अगर वो बंद को क्रॉस, क्योंकि देखिए दरिया के दोनों तरफ बंद होते हैं। तकरीबन 5-5 किलोमीटर के फासले पे जो है बंद बनाए जाते हैं, जो कि दरिया के दोनों साइडों पे। तो अगर वो पानी बंद को क्रॉस करता है तो फिर वो ज्यादा जो है वो खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। नहीं, मॉनिटरिंग तो हो रही है डॉक्टर साहब, लेकिन बात यह है कि जी। क्या इसको रोका जा सकता है? कोई काउंटर स्ट्रैटेजी है कि इसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सके, इसके रास्ते को डाइवर्ट किया जा सके? क्योंकि हम देख रहे हैं और हम ये प्रेडिक्शंस भी सामने हैं कि ये सब इकट्ठे होंगे, तीनों दरिया जनूबी पंजाब से और जनूबी पंजाब से होते हुए सिंध की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो जाहिर है जब जनूबी पंजाब का रुख करेंगे तो वहाँ बहुत स्टेक्स आए हैं, ज़रूरी ज़मीनें वहाँ मौजूद हैं, मवेशी हैं, जाहिर है लोग हैं, इंसानी जानें हैं। तो क्या इसकी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती? इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी यही हो सकती है कि आप जो है वो लोगों को वहां से डिस्प्लेस करें, जहां पर जो जो इलाके फ्लड्स के प्रोन एरियाज हैं। मिसाल के तौर पे अब जो दरिया के साथ साथ जो इलाके हैं, जो जो बंद के करीब इलाके हैं, उनको, उनमें जो नशेबी इलाके हैं, उनको वहां से लोगों को जो है वो मूव कर देना चाहिए फौरी तौर पे। और इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो उसको, हाँ, जहाँ कहीं बंद कमजोर है तो उसको फौरी तौर पे उसको जो है वहां से रिपेयरिंग, उसकी मरम्मत और उसको जो है वो मजबूत बनाना, ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, लेकिन अभी तक के जो स्टेटिस्टिक्स हैं डॉक्टर साहब, वो क्या बता रहे हैं? जैसे कहा जा रहा है ना कि रिकॉर्ड इंटेंसिटी है, 38 साल रिकॉर्ड टूटा है। तो क्या बिल्कुल। पुश्ते तामीर करना, बंद तामीर करना, आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ सकता है? क्योंकि अभी तो हमने देखा है पुश्ते टूट रहे हैं, जो बंद तामीर किए गए हैं उनको उबूर करते हुए पानी इतना बिफरी हुई मौजें हैं कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है और नुकसान पहुंचाता ही चला जा रहा है। और, और जब ये दरिया जब कंबाइन होंगे और ये मिलेंगे तो इस तरफ आएंगे, तो फिर ये जी। और ज्यादा जो है वो सूरत हाल जो है वो गंभीर होगी। जब वो सारे एक दरिया सिंध में जब ये सारे आके गिरेंगे, तो वो सूरत हाल जो है वो ज्यादा संगीन होगी, क्योंकि वो एक बैक वक्त जो है वो तमाम दरिया एक साथ जो है वो
इस वक्त जो है वो उसकी फ्लड की सूरत में है। तो सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी वो यही है कि दरिया के साथ साथ जो आबादियां हैं, जो शहर हैं, उनको फौरी तौर पे खाली करवा देना चाहिए और वहां से लोगों को मूव करना चाहिए, क्योंकि आप उसको रोक तो नहीं सकते, आप तो दरिया को तो नहीं रोक सकते। लेकिन ये हो सकता है कि आप लोगों को जो है वो मूव कर लें, सेफ इलाकों में जो है वो उनको जो है वो मुंतकिल कर दें। जी जी, देखिए ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमने नेचर से छेड़छाड़ की है और अब जाहिर है हम नेचर के तरफ देख रहे हैं कि वो हम पे रहम करती है या नहीं करती है। ये जो फोरकास्टिंग है वो क्या है कि जो जितने क्यूसेक पानी गुजर चुका, क्या मजीद पानी आने के इम्कानात हैं, या ये रैला जो पंजाब से गुजर रहा है, जो अगर इसका सोर्स देखें तो आपको लगता है कि सोर्स से कुछ कमी वाकई हुई है, इंटेंसिटी कम हुई है? अब ये बात अपनी जगह पे कि तीनों दरिया मिलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटेंसिटी और सिंध में जाके जब गिरेंगे तो शिद्दत बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो पीछे से जब पानी आ रहा है, रैला आ रहा है, तो ये आपको लगता है वर्स्ट इज येट टू कम और इज इट ओवर नाउ? आई थिंक दिस इज इट, जो अभी इस वक्त आपको नजर आ रहा है यही है। इसके बाद कोई और प्रिडिक्शन तो नहीं है पीछे 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 मजीद पानी आने के। जो इस वक्त मौजूद आपको नजर आ रहा है वो यही जो है। दरअसल देखिए, क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उनमें से एक ये असरात, इनमें से ये जो है एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो आप देख सकते हैं कि फ्लड्स का आना जो है वो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उनमें से एक है। और आने वाले वक्तों में कोई بعید नहीं कि ये सूरत हाल और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। दरअसल दुनिया भर में जो यानी टेम्परेचर का बढ़ना और हीट कंटेंट का इजाफा होना, वो दरअसल जो ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन है उसकी वजह से जो है वो ये ज़्यादा जो है वो बारिशें हो रही हैं और ज़्यादा ये जो फ्लड की सूरत हाल बन रही है। ठीक और है ये डॉक्टर एक साहब, देखिए इसमें बैनुल दो दो अक़वामी। दो अप्रोचेस है ना। जाहिर है अभी तो शॉर्ट टर्म अप्रोच तो हम फायर फाइटिंग मोड में है, हमें तो अभी इससे निपटना है जो हो रहा है अभी तो। हम शायद ये सोच भी नहीं रहे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ये, और सोचा भी नहीं गया ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स डेकेड्स कि हम इसके लिए क्या तैयार भी हैं, प्रिपेयर्डनेस है हमारी या नहीं है, और हमने देखा है कि कैसे मुंह के बल गिरे हैं। अब सबसे पहली अप्रोच तो यकीनन ये होगी जब पानी यहाँ से गुजर जाएगा तो नुकसानात का तखमीना लगाया जाए, फिर वो जो मकानात मुनहदम हुए हैं उनको फिर से तामीर किया जाए, ज़िंदगी फिर से लौट आए। फिर बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो यहाँ से उठेंगी और ये सब चीज़ें हैं। तो अभी आप राइट नाउ क्या देख रहे हैं? अब ये जब पानी गुजर जाएगा यहाँ से, वाटर लेवल्स नीचे आते हुए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? देखिए, अभी तक तो वो दरिया रावी, सतलज और चनाब में इस वक्त पानी जो है वो इस वक्त तो फुल जो है अपनी फुल इंटेंसिटी पे जो है वो है मौजूद है ना। ये पानी जब नीचे आएगा और ये गुजरेगा, आई थिंक सो मेरा ख्याल है कि 15 से 20 दिन तो इस पूरे सूरत हाल को लगेंगे। ये पूरे पानी जो है जो जब ये फ्लो आउट होगा समुद्र तक जाएगा। तो 2010 के जो सैलाब थे, 2010 और 11 का जो सूरत हाल थी, वो अगर हम उसका थोड़ा सा जायजा लें तो आप देखिए कि दरिया सिंध के दोनों अतराफ में, यानी ये हम अगर उसको रिकॉल करें थोड़ा सा, जोही तक, दादू तक, ये तमाम इलाके जो है वो डूबे थे उस तरफ। और इस तरफ देखें तो ये सारे इलाके जो है वो सजावल शहर पूरा डूब गया था। इसके ऊपर और इलाके आप देख लें तो वो तमाम इलाके जो है वो पूरे सबमर्ज हुए थे बहुत बुरी तरह से। तो ये मुख्तलिफ जगहें जो है, खासकर जो जितने भी नशेबी इलाके हैं उन पर वो ज़्यादा ख़तरे के जो है वो उसमें जद में है। और इसको जो है वो इस पे आप इसको रोक तो नहीं सकते, इस पानी को इस तरह आप रोकेंगे, लेकिन आप लोगों को तो मूव कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है इस वक्त जो है वो ठीक है, इसको कंट्रोल लास्टली करने का। लास्टली डॉक्टर साहब, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? हमने देखा है बहुत सारी रिहायशी सोसाइटीज़ जो है दरिया के रास्ते में बनी हुई हैं, और अब वहाँ पे रहने वाले भी और करता धरता भी ज़ाहिर है परेशान है। हुआ क्या है, इसको इससे डिनाई तो नहीं किया जा सकता, डिनाइल मोड में आप बेशक रहें, लेकिन ये फैक्ट ऑफ द मैटर तो यही है कि ये जो हुआ ये गलत हुआ। तो अब लॉन्ग टर्म अब हमें क्या जो हो चुका है उसको कैसे उसका रिवर्सल है कोई? देखिए, असल असल में ये तो मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि क्लाइमेट चेंज के असरात में से है। अब क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए हम किस तरह से हम इसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मैंने आपको मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि एक बात और ज़बान ज़द-ए-आम आजकल हो गई कि पाकिस्तान जो है वो कार्बन एमिशन में नंबर बहुत ही
less than 1% है और उसका नंबर बहुत पीछे कार्बन एमिशन में। लेकिन असरात जो क्लाइमेट चेंज के वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है उसको फेस कर रहा है। टॉप 10 में पहले कहते हैं और अब जो वो टॉप 5 में जो है वो उसका शुमार किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात कहना जो है वो गलत है, किसी हद तक गलत है कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में जो है वो बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जो जो कार्बन की इमिशन है, जो फॉसिल फ्यूल का कंबशन है, उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन कम है, ये बात सही है। लेकिन जिस तरह से हमने जंगलात की कटाई की पाकिस्तान में, जिस तरह से जंगलात का सफाया किया गया, तो ये भी तो क्लाइमेट चेंज को ही में कंट्रीब्यूशन है। ये भी एक तरह से कि हमारे यहाँ जो कच्चे के इलाके में जंगलात थे, जो पहाड़ी जंगलात, पहाड़ों पे जो थे जंगलात, वो जिस तरह से हमने सफाया किया है, तो ये भी क्लाइमेट चेंज में हमने कंट्रीब्यूशन की है। तो ये बात कहना जो है वो सही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज में हमारा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है, और जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में बहुत है। फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन हम कम कर रहे हैं, लेकिन हमने जंगलात का बहुत काटा है, बहुत बेतरक जो है कटाई की है। और क्लाइमेट चेंज के असरात जो है वो इसी वजह से, ये भी एक रीजन है कि हम पे जो है वो ज़ाहिर है उसका हल बहुत तो ये ज्यादा है ना कि मजीद दरख्त लगाए जाए। अब ये बात आपकी ठीक है कि हमने ग्रीन लैंड को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया है, जी सोसाइटीज़ जी। बनाई हैं। अब उसका जो बन चुका है, क्या उस पर कोई सरकारी सतह पे कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि वहाँ से उसको हटाया जाए, या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली अब तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं पाएगा? और जाहिर है ये तो उस वक्त होना चाहिए था, प्रॉपर प्लानिंग उस वक्त होनी चाहिए थी जब ये हो रहा था। तो अब ये इसका रिवर्सल नज़र नहीं आता? अब देखिए, एक चीज ये है ना कि जो जो दरिया और सैलाब के जो रास्ते हैं, अब उन रास्तों का हमें इल्म तो हो गया है कि किन किन रास्तों में, किन नशेबी इलाकों में ये सैलाब आता है। और जो बहुत से फ्लड प्लेन हैं हमारी, जिन्हें हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं, तो फ्लड प्लेन में जो आबादियां जो आबाद हो गई हैं, जाहिर बात है कि अब आने वाले वक्त में ये तो एक सैलाब है, हो सकता है अगले साल या उससे अगले साल कोई और सैलाब आ जाए, खुदा न खास्ता, अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन क्लाइमेट चेंज के हम देख रहे हैं जिस दुनिया भर में जो असरात नजर आ रहे हैं, तो ये बईद अज़ इम्कान तो नहीं है कि आने वाले वक्त में नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि उसके जो रूट हैं, पानी का जो रास्ता है, जो रूट है, उस रूट को तो हम एटलीस्ट क्लियर कर दें, हम वहां से आबादियों को शिफ्ट करें और दूसरी जगह पे लेके जाए। अगर नहीं करेंगे तो जो ये लॉस, वील कंटिन्यू टू लूज प्रॉपर्टी एंड लाइव्स ऑफ पीपल। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इसके लिए ये कि एक जो है वो फ्लड जोन जो है वो, एक रेड जोन जो है वो, उसको मार्क करने की ज़रूरत है। आपका जो है वो GIS बनाएं, इसके नक्शे बनाएं, जिस जहाँ पर आप मार्किंग करें कि ये इलाके जो हैं ये रेड जोन में आ रहे हैं, ये इलाके रेड जोन में आ रहे हैं। यहाँ से जो अगर ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं तो उसको आप शिफ्ट करें किसी और जगह पे, और ताकि वो जो है परमानेंट सेटलमेंट्स जो है वो पानी की जोन में नहीं है, सैलाब के इलाके में नहीं होने चाहिए। ठीक, देखिए ना, अब आर्जी तौर पर तो लोग यहाँ से हट जाएंगे या उन्हें कहा जा रहा है कि जगह खाली कर दें, लेकिन अल्टीमेटली तो वो घरों को वापस आएंगे और फिर बस्तियाँ बस जाएंगी। तो इसके लिए आपको लगता है कि एक परमानेंट कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जी, चाहिए? इसके लिए परमानेंट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। हुकूमत को जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है हमारी, उसमें ये चीज़ भी शामिल होनी चाहिए कि जो हमारी आबादियां जो फ्लड के जोन में आ रही हैं, उनको जो है वो वहाँ से शिफ्ट करना ज़रूरी है। डॉक्टर इसके साहब, साथ साथ जो इंटरेस्टिंगली है वो आपने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की बात की है। हमारे यहाँ तो जी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी बनती है, हर 5 साल के लिए दी जाती है, और उसमें एनर्जी मिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाया जाता है कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, इमिशंस कम होंगी, और हम ग्रीन जो टेक्नोलॉजीज हैं एनर्जी उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं हो नहीं पाता, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। आपने जो क्लाइमेट पॉलिसी है हमारी, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, वो देखी है? और आपको लगता है कहीं ना कहीं उस पर कोई एग्जीक्यूशन भी होती है, या सिर्फ वो कागजों में ही है? देखिए, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे सोलर जो है पावर के हवाले से आप देखिए कि पाकिस्तान जो वो सोलर प्लेट्स इंपोर्ट करने वाले में कंट्रीज में जो है वो टॉप ऑफ द फेरिस्त, जो है टॉप ऑफ द लिस्ट जो है पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तो आप देखिए कि यानी कि आप सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं काफ़ी बहुत तेज़ी से। इसी तरीके से विंड एनर्जी का भी पाकिस्तान में जो है वो कई जगहों पे जो विंड कॉरिडोर्स हैं, खासकर सिंध के जो साहिली इलाके हैं, या विंड कॉरिडोर जैसे कि जमपीर वगैरह के जो इलाके हैं, वहाँ पर विंड फार्म लग रहे हैं और काफ़ी हद तक लग भी चुके हैं, फंक्शनल भी हो गए हैं। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं।
लेकिन साथ ही साथ हमें जो है वो फॉरेस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इसमें जो है एक तरह से यूँ समझिए कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसको मैं इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ कह रहा हूँ कि एक्सपेंसेस का नहीं लफ्ज़ दे रहा, बल्कि इन्वेस्टमेंट का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले फ्यूचर जो है वो इसके बगैर हमारा जो है फिर सर्वाइवल जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो इस पे जो है वो गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा कि इसमें जो है वो जो भी हमारे जो कैचमेंट एरियाज हैं, जो हमारे कैचमेंट एरियाज हैं जहाँ से ये फ्लड आता है, जहाँ जिन पहाड़ों पे जहाँ बारिशें हो रही हैं, जो हमारे कैचमेंट एरियाज हैं वो उनको हमें सरसब्ज करना पड़ेगा, उनको ग्रीन करना पड़ेगा। और उसकी वजह से जो है वो फिर पानी जो है वो आपकी ठीक है। फ्लड की सूरत हाल काफी हद तक, किसी हद तक जो है वो उसमें कमी वाक़ई होगी। तो वो भी, और जो अब हमारे फ्लड प्लेन हैं जहाँ पर जैसे कच्चे के इलाके हैं जहाँ जंगलात हुआ करते थे, किसी जमाने में कच्चे के जंगलात बहुत मशहूर हुआ करते थे। और जो है वो लोग, जो पुराने लोग हैं यहाँ के सिंध के, वो बताते हैं कि दिन के वक्त भी वहाँ अंधेरा होता था, इतने वो घने जंगलात थे। तो वो सब आप देखिए वो सारे खत्म हो गए जंगलात। अब जो है आप वहाँ जाएं तो वहाँ आपको रेत उड़ती हुई नजर आ रही है, या कुछ जगहों पे आपको एग्रीकल्चर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल तो सही। और ये ये और सब जाहिर है चीजें। ड्रास्टिकली ओवरनाइट नहीं हुआ, बल्कि स्लोली ग्रेजुअली हमने नेचर के साथ ये खिलवाड़ किया और आज नेचर हमें वो सबक सिखा भी रही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो हमारे रिपोर्टर दरियाए रावी के किनारे इस वक्त मौजूद है, वहां पर सिचुएशन कैसी है? गुज़श्ता रोज हमने तौकीर से बात की थी तो वो बता रहे थे कि बेफिरी हुई मौजें हैं, लहरें हैं और लोग वहां से निकलने को तैयार नहीं है, ऐलानात किए जा रहे थे। इस वक्त सिचुएशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम तौकीर, आप दरियाए रावी के किनारे मौजूद हैं, आज वाटर लेवल्स कैसे हैं और जो सोर्स से पानी आ रहा है, आप क्या बहाव कैसा देख रहे हैं और कल की निस्बत क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? जी वालेकुम सलाम रेहान। यहाँ पर सिचुएशन जो है वो मेरे ख्याल से कल से ज़्यादा मज़ीद ख़राब देखने में नज़र आ रही है। पहले मैं आपको दरियाए रावी की सूरत हाल से आगाह करूँ तो इस वक्त दरियाए रावी की सूरत हाल ये है कि देखने में पानी में कमी जो है वो वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है, मुसलसल कमी हो रही है। इस वक्त जो है वो तकरीबन 1,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, और जो कि खुशाइन भी बताया जा रहा है कि कमी आने की वजह से जो करीबी इलाके हैं वो उनमें पानी जाने का ख़तरा भी कम होगा, बंद टूटने का ख़तरा भी कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा सोचने वाली जो बात रेस्क्यू की जानिब से ये बताई जा रही है और जो चैलेंजिंग है वो है हमारा मानसून का नौवां स्पेल, जो कि बताया जा रहा है पीटीएमए की जानिब से कि ये बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें भी होंगी, आंधी भी चलेगी, और इसकी वजह से जो दरियाए रावी का इस वक्त जो फ़्लो है वो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से अभी भी बहुत ज़्यादा है। बल्कि आज जो है वो देखने में नज़र आ रहा था 5 से 6 बजे के दरमियान उसका फ़्लो बहुत तेज़ था, और वो ख़तरनाक ज़्यादा है, क्योंकि हमने जब विज़िट किया बारादरी का और फ़र्रुखाबाद का इलाका जो दरियाए रावी से जिसका कॉर्नर लगता है, वो बिल्कुल जो है वो पानी की सतह उनके इलाकों के दरमियान तक पहुँच चुकी है, कमी होने के बावजूद। जब अभी जो सूरत हाल थी कि जब पानी 2 लाख प्लस था तब पानी अंदर जा चुका था, लेकिन अभी 1,64 होने के बावजूद भी पानी जो है वो उनके बिल्कुल कॉर्नर्स पे है, वहाँ से नीचे नहीं आया, और बहाव तेज़ होने की वजह से बंद टूटने का भी खतरा पैदा हो रहा है। और चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर ये है कि मानसून की बारिशों की वजह से रेस्क्यू एहलकार का कहना है कि वो चैलेंजिंग हो सकता है, और उसकी वजह से बारिशों की वजह से पानी की ना सिर्फ सतह बुलंद होगी बल्कि उसकी रफ्तार में भी इजाफा होगा, और इसीलिए इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए रेस्क्यू ने अपनी एक्स्ट्रा बोट्स भी दरियाए रावी पे मंगवा ली हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर सिविल डिफेंस के ज़िले इदारे जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने में जो नज़र आ रही है वो दरियाए रावी पर आने वाली हमारी लाहौरी अवाम है, जिनको कंट्रोल करना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और इस अवाम की वजह से जहाँ रेस्क्यू एहलकार इस पानी की इस सैलाबी सूरत हाल से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पर लोगों की है जिनको संभालना मुश्किल है। आप मेरा थोड़ा सा कैमरा पैन करके अगर आप देखें तो ये सूरत हाल है, ये रावी है नीचे, और जहाँ पर कई फुट पानी है, लेकिन लोग जो हैं वो परेशान नहीं नजर आ रहे बल्कि बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं। अच्छा, ये तो देखें, ये तो लॉरियों का मिजाज है तौकीर। फिर अगर आप ये नहीं देखेंगे तो फिर लॉरिये कैसे कहेंगे और फिर मंचले कैसे कहेंगे? ये तो अपनी जगह पे है। ये अब खैर ये वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, लेकिन उसके अंदर से भी लॉरिये कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन, कोई मन मौजी है, कोई निकाल लेते हैं। मुझे बताएं कि कल तो वो इंतज़ामिया से मदद करने को तैयार नहीं थे, इंतज़ामिया की कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। जो आसपास की सोसाइटीज़ इलाके हैं वहाँ से विकेट करा लिया गया है, खाली कर लिए गए हैं, या अभी भी सिचुएशन जो कि तू है?
देखिए यही बात मिजाज की आ जाती है। जो मिजाज लाहौरियों का है वो हमारी जो सोसाइटीज़ में रहने वाले लोग हैं, जो इलाकों में रहने वाले लोग हैं, कहीं उनके साथ भी इस तरह का मिजाज भी देखने में नज़र आ रहा था कि जब सर पे पड़ी है तो फिर सब ने दौड़े लगाई हैं। लेकिन जब इंतज़ामिया कहती रही है कि हमारी सुन लो और यहाँ से खाली कर दो ताकि आप लोग भी बच जाओ और आपकी जो कीमती चीज़ें हैं वो भी जितनी बचा सकते हो वो बचा लो, ताकि इस क्रिटिकल सिचुएशन में जब पानी सर पे आ जाएगा तब भागने की कोशिश करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। लेकिन वही बात हुई कि जब पानी आया और उसके बाद जो है वो लोग कितने ऐसे थे जो रेस्क्यू करके उनको निकालने की कोशिश की गई और कहीं निकाले भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि जो करीबी इलाके हैं जिनको कहा जा रहा था कि वो पानी में डूबे हैं, फ़र्खाबाद हो गया, शफीकाबाद हो गया, जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो हो गई, इनके अंदर ये सिचुएशन अब हो चुकी है कि लोग इस हद तक सीरियस हो गए हैं कि अब वो ये सोच रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा है और इसी हवाले से हमें खुद भी आगे से मूव ऑन होना चाहिए। और रेस्क्यू के साथ अब रेस्क्यू एहलकार से जब मेरी बात हुई तो वो इस चीज़ से थोड़ा सा मुतमईन दिखाई दे रहे थे कि हमारी 3-4 दिनों की जो मेहनत थी, जो लोगों को ऐलानात कर करके हमने ये बात बताई कि खुदारा आप निकलें, सेव करें खुद को। अब ये सिचुएशन है कि 95% तक लोग जो हैं वो इनखला कर चुके हैं, लोग सेफ हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, वो मेरे ख्याल से ये लाहौरी के पुल पे आने वाले जो लोग हैं इनके जैसा शायद उनका मिजाज होगा, जो कह रहे हैं कि असी वेख लांगे जो भी होएगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है और पानी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो शादरा के अतराफ़ दरियाए रावी का कॉर्नर जो लगता है, जो कि शफीकाबाद का इलाका भी लगता है, उसके साथ फ़र्खाबाद भी लगता है, उसके साथ वंडाला रोड भी लगता है। ये 3-4 ऐसी शाहराएँ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन इम्पॉर्टेंट शाहराहों पर जो बंद बनाए गए हैं रेस्क्यू की जानिब से और ऑलरेडी जो पहले बने हुए थे उनमें पानी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से बंद जो हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। और ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर, आपने अपडेट किया है। तो रावी के किनारे मौजूद हैं और सिचुएशन ज़ाहिर है मॉनसून का जो नया स्पेल शुरू होने वाला है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है, जिससे निपटने के लिए भरपूर तैयारियां भी दिखाई दे रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो सियासी सिचुएशन है उस पर कुछ बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी सियासत से खुद को अलग करने का आगाज शुरू कर दिया और इसी हवाले से पार्टी ने हाल ही में तमाम स्टैंडिंग कमेटी से मुस्ताफी होने का फैसला किया और इस इक़दाम को तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी ढांचे से निकलने की तरफ पहला बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। बज़ाहिर पीटीआई की क़यादत ये समझती है कि कमेटी से इस्तीफे देने से हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी बहरान पैदा होगा और पार्लियामान के अंदर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स लग रहे हैं। कमेटियों से अलग होने के बाद हुकूमत दबाव में आने की बजाय मज़ीद कंफर्टेबल लग रही है, जबकि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्लियामानी कमेटीज़ दरअसल वो फोरम्स होती हैं जहां अपोजिशन को हुकूमत के इक़दामात का एहतसाब करने और पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करने का मौका मिलता है। और अब जब ये स्ट्रैटेजी है तो विद इन दी अपोजिशन जो इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ की, वो भी इसके ऊपर अपने रिजर्वेशंस का इजहार भी कर रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, ये स्टैंडिंग कमेटी से निकलने का मामला हुकूमती कमेटी से तो था, आपके अपने जो इत्तेहादी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं वो ये कह रहे हैं आप अपोजिशन की कमेटी से भी ये कर रहे हैं, तो इससे तो हुकूमत को एक क्लियर वे मिल जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, सेफ पैसेज, सेफ एग्जिट मिल जाएगा। डोंट यू थिंक सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर कोई महज़्ज़ब माशरा होता तो वो इस तरह की बात कभी ना करता। अगर एक डेमोक्रेटिक मुल्क होता तो वो इस किस्म की बात कभी ना करता। उनको फिक्र होती कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। उनके अंदर एक प्रॉब्लम आई होती, उनके अंदर एक मॉरल ऑब्लिगेशंस होती कि हम इस चीज को नहीं कर रहे और उस चीज को एड्रेस करने की कोशिश करते कि आखिर ऐसी क्या गलत चीजें हो रही हैं कि जिसकी बेसिस पे एक पॉलिटिकल पार्टी इस किस्म के डिसीजन ले रही है। लेकिन यहाँ पे इसलिए वो मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे मॉरल वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे एथिक्स नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे लॉ की फॉलोइंग नहीं है। सर, जो भी है आप तो बखूबी वाकिफ हैं यहाँ के सिचुएशन से। जाहिर है आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आप इस सोसाइटी का ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि पार्लियामानी सियासत का हिस्सा है ना सर। तो आपने ये काम पहले भी तो करके देखे हुए हैं। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक नाउ? Probably it will not make any difference. Probably it will not make any difference. Probably it might. हम लोग इसका एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से मुल्क के अंदर आइन और कानून का खिलवाड़ हो रहा है, उससे मेरे ख्याल में ये बात दफा ये बेहतर होता है कि आप उससे थोड़ी देर के लिए किनारा कश करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि आप जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो। इसके कोई मतलब इसका कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को, क्योंकि इससे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो फर्दर इनस्टेबल होगी। आप इस किस्म की चीजें नहीं करते होते हो, आप लोगों को, अपनी ऑपोजिशन को निशाना बना के उनको मतलब इस किस्म के केसेस में कि जहां पे आपके जो दो मेन गवाह हैं उनको ऑलरेडी एक कोर्ट कह चुकी है कि ये गलत हैं, ऑलरेडी उन्हीं गवाहों को उसी जज ने, जिसमें आधे लोगों को सजाएं दी, उन्होंने कहा ये गवाह इन दो लोगों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। मतलब फॉल्सस, फॉल्सस, वो क्या कह सकते हो, ओमनीबस। मतलब आपने एक जगह झूठ बोला, आपने सारी जगह झूठ बोला, आपकी एक गवाही गलत है, आपकी सारी गवाहियां गलत हैं। ये कानून है, ये कानून में होता है। तो ये सर सवाल ये है सर कि मुआशरे में ये पीटीआई होता को है। अब इस स्ट्रैटेजी से फायदा क्या होने वाला है? आपने पंजाब और केपी असेंबली से मुस्ताफी होके भी देखा था, उसको कैपिटलाइज किया था आपके सर मुखालिफिन जरूरी ने। है, सर जरूर। सर देखिए, हमने एक बात बता देता हूं, हमने जब पंजाब और केपी के उससे इस्तीफा दिया था, हमारी नजर में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 224 था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि अगर किसी भी वजह से दो या कोई भी असेंबली से अगर रिजाइन वो कर दे या वो असेंबली को डिसॉल्व कर दे तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होते हैं। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के फैसले कर रहे थे, हमें क्या पता था कि यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म के लोग हैं जिनको सर कॉन्स्टिट्यूशन से यही दूर तो मैं तक का कह रहा कोई हूं कि वास्ता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है, अब लोग भी वही हैं, अब मामलात भी अब संगीन से संगीनतर हुए पीटीआई के लिए। तो अब ऐसे माहौल के अंदर ये स्ट्रैटेजी समझ से बालातर है ना कि क्यों कर रहे हैं अब आप ये? देखिए, मैं यही तो बात बता रहा हूं, हम बेसिकली हम एक बात को, अगर आपके सामने फर्ज करें आपके सामने कोई चीज गलत हो रही हो, लेट्स से मैं मिसाल दे देता हूं कि जो फलस्तीन में है वो गलत हो रहा है, तो क्या आप उसके लिए आवाज उठाना बंद कर देंगे जस्ट बिकॉज के इजराइल वहां पे बार बार अटैक कर रहा है? आपके उसके बावजूद, प्रोटेस्ट के बावजूद वो अटैक कर रहे हैं, तो फिर प्रोटेस्ट करना बंद कर दो। तो इज सर दिस व्हाट अभी यू आर ट्राइंग टू अभी से कि आप भाई ग्राउंड रियलिटी तो पार्लियामान नहीं के अंदर रह चेंज के हो भी रही? तो प्रोटेस्ट किया जा सकता है ना सर। पार्लियामान से बाहर आने के फैसले में हिकमत क्या है, मैं ये पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं, तो हम अभी देखिए, अभी हम पार्लियामान के अंदर हैं, अभी हमने उन कमेटियों में, जिस कमेटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की डिस्कशन ना हो, आप मुझे बताएं उस कमेटी का फायदा क्या है? उसके अंदर जिस चीज के लिए कमेटियां बनी है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लॉज की वहां पे डिस्कशन हो। आपके वहां पे लॉज की डिस्कशन नहीं होती, आपको वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की डिस्कशन नहीं देखिए होती। सर, मुझे बताएं कमेटीज वहां में होने बैठकर का आपने फायदा क्या ये है ना करना कि है? आप रिकॉर्ड पे अपना प्रोटेस्ट ला सकते हैं। कम से कम वहां पे जो मिनट्स हैं उसके अंदर देखिए, तो होगा कि पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया था, किसी रिकॉर्ड का हिस्सा तो होगा। मुझे एक बात बताएं, हम लोगों ने इतने प्रोटेस्ट किए हैं उनका, इन लोगों ने, देखिए जब एक आदमी अब मैं क्या कहूं उसको, मैं वो अल्फाज भी नहीं कह सकता कि जब एक इंसान गिरना शुरू हो जाए ना, और वो एक हद, खास हद से नीचे गिर जाए, फिर उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होता, फिर उसके लिए ये इज्जत और जिल्लत वाली चीज खत्म हो जाती है, फिर अच्छा वो सेनेटर इसकी साहब, परवाह मुझे नहीं मुझे करता, ये फिर बताइए उसको। कि गुज़श्ता रात ये खबर सामने आई कि हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता किया है आपने, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। क्या पीटीआई मुज़ाकरात के लिए कोई इनिशिएटिव ले चुकी है? देखिए जी, उसका मैंने अभी तक नहीं सुना, मैंने अभी तक नहीं सुना, बट दैट डजंट मीन कि अगर मैंने नहीं सुना कि वो नहीं हुआ। बात चीजें हो जाती हैं, वो हम तक जरा बाद में पहुंचती हैं, उनके डिसीजन मतलब उन्होंने किया होता है, अभी उन्होंने उसको पब्लिक नहीं किया होता है, या अभी उन लोगों ने उसके ऊपर डिस्कशन डिलिब्रेशन करनी होती है, तो अभी उसके चूंकि फाइनल डिसीजन नहीं होते तो हमें मालूम ठीक, नहीं लास्टली होता। सर, ये लेकिन किसी किसी डील का, किसी कॉम्प्रोमाइज, किसी अरेंजमेंट, एंगेजमेंट का नतीजा तो नहीं है जो पीटीआई कर रही है? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ना कोई डील करती है, ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कॉम्प्रोमाइज करती है। अगर हमने कॉम्प्रोमाइज करना होता हम बहुत पहले कर लिया होता, अगर हमने डील करनी होती हम बहुत पहले कर चुके होते। हम ना कॉम्प्रोमाइज करते, हम ना डील करते, हम एक अपने क्या कह सकते हैं उस पे खड़े हुए हैं, चाहे गलत है या सही है, लेकिन हम अपने एक उसूल पे खड़े हुए हैं और उस पे हम खड़े रहेंगे।
बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सेनेटर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुल्क भर में जान बचाने वाली और बुनियादी अद्वियात की शदीद किल्लत ने एक बार फिर लाखों मरीजों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। इंसुलिन जैसी ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए नागुज़ीर दवा समेत कई अहम अद्वियात मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों से गायब हो चुकी हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि 80 के करीब ज़रूरी अद्वियात की किल्लत हो चुकी है, जिनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जिनका कोई मुतबादिल भी मौजूद नहीं है। सबसे ज़्यादा मुतासरा मरीज़ ज़ियाबतीस के वो अफराद हैं जो इंसुलिन पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन तवील असर रखने वाली इंसुलिन के इंजेक्शन ना मिलने से खून में शुगर काबू से बाहर हो रही है, जिसके नतीजे में गुर्दों की खराबी, बीनाई की ज़िया होने जैसे मसाइल तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे मरीज़ जो साल से बाकायदगी के साथ इलाज करा रहे थे, अचानक दवा ना मिलने की वजह से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो गए। दूसरी तरफ दिल की अमराज, ब्लड प्रेशर, कैंसर और जहनी बीमारियों के इलाज की अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं है, जिससे लाखों खानदानों पर खौफ और परेशानी के साए मंडला रहे हैं। ये मसला सिर्फ मरीजों तक महदूद नहीं बल्कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को मफलूज कर रहा है। अस्पतालों में दाखिल मरीज पेचीदगियों का शिकार हो रहे हैं क्योंकि इनके इलाज के लिए ज़रूरी अद्वियात फराहम नहीं की जा रही। डॉक्टर्स की तशखीस और नुस्खे बेसूद हो चुके हैं क्योंकि अद्वियात मौजूद नहीं है। नतीजा ये है कि मरीजों की हालत मजीद बिगड़ रही है और अस्पतालों का बोझ कई गुना बढ़ गया है। अद्वियात की इस शदीद कमी के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसी और फार्मास्यूटिकल सनत की मुश्किलात हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी ने अद्वियात की तैयारी के अखराजात कई गुना बढ़ा दिए हैं। खाम माल की दरामद महंगी हो चुकी है और मकामी सनत माली तौर पर दबाव का शिकार है। हुकूमत ने दवासाज कंपनीज की कीमतों में बर वक्त और हकीकत पसंदाना इजाफा करने से गुरेज किया है, जिसके नतीजे में कई कंपनीज पैदावार बंद करने पर मजबूर हो गई हैं। ऐसे में जब मकामी पैदावार की तो किल्लत पैदा होना लाजमी थी। दूसरी बड़ी वजह ब्लैक मार्केट का बेकाबू फैलाव है। ज़रूरी अद्वियात मार्केट से गायब करके ज़खीरा अंदोज़ों ने मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। इंसुलिन और दीगर अहम अद्वियात ब्लैक मार्केट में 3 से 4 गुना महंगी फ़रोख्त हो रही है। ये सूरत हाल गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए इंतहाई अजियतनाक है क्योंकि उनके लिए पहले ही सेहत की सहूलियात हासिल करना मुश्किल था। अब जबकि अद्वियात नापैद या नाकाबिल बर्दाश्त कीमतों पर दस्तयाब है, अवाम के पास कोई रास्ता बाकी नहीं है। ये बहरान सिर्फ सेहत का नहीं बल्कि मईशत का भी है। जब लाखों मरीज इलाज ना होने के बायस काम करने के काबिल नहीं रहेंगे तो मुल्क की पैदावार और माशी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी। एक ज़ियाबतीस का मरीज़ जब अपनी शुगर काबू में ना रख सके तो वो मजदूरी, नौकरी या कारोबार नहीं कर सकेगा। ऐसे लाखों अफराद का बोझ मईशत पर बराह रास्त पड़ेगा। मजीद ये कि हुकूमत को बहाली और हंगामी इलाज पर इजाफी अखराजात करने पड़ेंगे, जिससे बजट पर दबाव मजीद बढ़ेगा। समाजी सतह पर भी ये बहरान बड़े अलमिया की सूरत इख्तियार कर रहा है। दवाई ना मिलने के बायस ख़ानदान शदीद जहनी दबाव में है। वो मरीज़ जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी दवा के सहारे चला रहे थे अब मायूसी और खौफ में मुब्तला है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिस पर अरबाब इख्तियार को फौरी नज़र करना होगी, अदरवाइज़ एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक अपडेट करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तैयारियां जारी हैं। 1 सितंबर से आवाम को मामूली रिलीफ देने का इंदिया दिया जा रहा है। ओगरा की जानिब से की गई इब्तदाई वर्किंग के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 61 पैसे फी लीटर की कमी तजवीज़ की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 13 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 57 पैसे और लाइट डीजल ऑयल में 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर की कमी मुतवक्के है। ओगरा की सिफारिशात वजारत पेट्रोलियम के जरिए वजारत खजाना को भेजी जाएंगी, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या महज 61 पैसे फी लीटर की कमी को हकीकी रिलीफ कहा जा सकता है, ऐसे वक्त में जब मुल्क भर में महंगाई की शरह तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है, बिजली के बिल आसमान को छू रहे हैं, आटा और चीनी महंगी हो चुकी है और गैस के निर्ख हर माह बढ़ रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में इस कदर मामूली कमी का असर आम आदमी के घरेलू बजट पर नहीं पड़ेगा। अवामी राय यही है कि महज एक अलामती इकदाम है, आम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जबकि माहिरीन का मानना है कि बुनियादी मसला पेट्रोल की आलमी कीमतों पर उतार चढ़ाव नहीं बल्कि हुकूमती पॉलिसी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।